हमारा चैप्टर है समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें जबकि संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। आंशिक रूप से भरा हुआ है कहने का मतलब क्या है? तो आंशिक रूप से भरा है कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें जो परावैद्युत पदार्थ है वो पूरा नहीं भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। आधे स्थान पे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और आधे स्थान पे परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, वायु है। अर्थात इसको हम लोग इस डायग्राम को इस जो व्यंजक है उसका जो डायग्राम है हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये मान लिया गया, हमको पता है इससे पहले वाला जो डायग्राम था वो ये मान लिया गया हमारा एक संधारित्र है। संधारित्र के दो प्लेट होते हैं। ये संधारित्र का एक प्लेट ए है, ये संधारित्र का दूसरा प्लेट बी है। ठीक, हम इसमें से पहले प्लेट ए को क्या करते हैं तो आवेश देते हैं और दूसरे प्लेट बी को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, क्लियर है? ये संधारित्र की सामान्य संरचना होती है और इस दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जो है क्या होता है? भरा रहता है। ये परावैद्युत पदार्थ है जिसका जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है? के होता है। और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है वो डी होती है। ठीक, क्लियर है? लेकिन ये वाली जो व्यंजक है उस व्यंजक में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा होता है जो आधी दूरी तक होता है। ये इतनी दूरी तक क्या भरा हुआ है? इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और बाकी के स्थान में जो है क्या भरी हुई है? तो हवा भरी हुई है। इस मान लिया गया कि यहाँ तक की जो मोटाई है वो क्या है? टी है। अब हम लोग ये देखते हैं इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी लिख देंगे, माना ए और बी जो है वो क्या है? ये थ्योरी इसका लिख दिया गया कि माना संधारित्र के दो प्लेटें ए और बी है जिनकी बीच की दूरी डी है तथा क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेटों के बीच में दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है? के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई क्या है? टी है। हाँ, तो ये हमारा संधारित्र है जिसके मध्य में ये के परावैद्युतांक का जो पदार्थ है वो क्या भरा हुआ है? आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये ज्ञात करते हैं कि इस जो संधारित्र है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होंगी? दो होंगी। जैसे परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी और वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अलग होगी। अब मैं इसको लिखते जाऊंगा, बस ध्यान रखना है हमको कि हर जो मान निकालेंगे उसको हम दो दो बार निकालेंगे। पहला लिख दिया वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो ई है। ठीक, सूत्र क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है। अब ये बोला गया है कि हम किसके किसके लिए ई की मान ज्ञात कर रहे हैं? तो वायु के लिए। तो जब वायु के लिए निकालते हैं तो वायु के लिए के का मान क्या होता है? एक होता है। अर्थात इसका मान क्या हो गया? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि मैं वायु की बात कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे नॉट लग जाएगा। नॉट माने कुछ नहीं है वहां पे। ठीक, ये हो गया मेरा ई का मान। अब जैसा कि बता चुके हम कि हम सारे मान जो है वो दो दो बार ज्ञात करते जाएंगे। अभी हम कहाँ ज्ञात किए थे? वायु या निर्वात के लिए। अब किसके लिए ज्ञात करेंगे? परावैद्युत पदार्थ के लिए। देखो दो क्षेत्र है इसमें, एक वायु वाला है और एक के परावैद्युतांक वाला क्षेत्र है। तो मैं अभी क्या ज्ञात किया हूँ? वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ज्ञात करता हूं के परावैद्युतांक वाले पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सेम यही हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहले के का मान एक रखा था मैं, क्या यहाँ भी एक के बदले में एक रख दूं क्या? नहीं, क्योंकि अब मैं वायु की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा E इज इक्वल टू सिग्मा के इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस प्लेट पर ए या बी प्लेट पर, ठीक है,
ए या बी प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा सूत्र लगा रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक, ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर, ठीक, मान रख दिया तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, मान रखने पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में सिग्मा के बदले में ये क्यू बाई ए रख दो, तो ई नाट इज इक्वल टू, ये इसके बदले में ये ना, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नाट और ए। ठीक, ये मान को लेके यहां पे रख दिया, यदि सिग्मा के बदले में क्यू और ए और इप्सिलॉन नाट नीचे जस का तस। तो इस प्रकार से समीकरण 1 ऐसा बन गया ये वाला, और समीकरण 2 जो है वो समीकरण 2 ऐसा बन जाएगा, समीकरण 2 से इज इक्वल टू, ये भी वैसे हो जाएगा, सिग्मा के बदले में क्या आ जाएगा, ये क्यू है, ये क्यू बटे के इप्सिलॉन नाट ए। तो ई वाले में के नहीं रहता है क्योंकि ये वायु की बात करता है या निर्वात की बात करता है, और इसमें के रहेगा, बस दोनों सेम ही है। ठीक, हम 2 सूत्र का उपयोग कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं कहां, तीसरे सूत्र लगाने के लिए। ठीक, क्या ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो ए और बी के बीच का विभवांतर, प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, हमको पता हुआ है कि विभवांतर का सूत्र होता है ए से बी तक लाने में या ले जाने में किया गया कार्य। लिख दिया गया, प्लेट ए से बी तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य का मान पता है हमको, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, लेकिन अब फिर वही कहानी आती है कि यहाँ पे जो विस्थापन है वो कहाँ हो रहा है, तो विस्थापन 2 बार हो रहा है। एक बार जब यहां से आवेश आना शुरू करता है, मान लेते हैं हम प्लेट बी से आवेश को लेके जा रहे हैं, तो पहले कुछ समय तक आवेश हवा में चलता है, फिर परावैद्युत पदार्थ में चलता है, और फिर से हवा में चलता है। मतलब जो पदार्थ है वो जो आवेश है वो एक साथ 2 स्थानों पर क्या कर रही है, गति कर रही है। एक परावैद्युत पदार्थ में भी गति करती है और वायु में। तो कुल मिला के विस्थापन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार का है यहाँ पे, 2 प्रकार का। तो ये जो बल गुणित विस्थापन है वो 2 बार लगेगा। पहला ई गुणित विस्थापन है, ये किसके लिए है, तो ये परावैद्युत पदार्थ के लिए है, और फिर से एक बार हो जाएगा धन ई नाट गुणित विस्थापन। ये ई किसके लिए है बोला हूं, तो ये ई जो है वो परावैद्युत पदार्थ के लिए है, और ई नाट किसके लिए है, तो वायु के लिए है। ठीक है, हाँ, तो ई गुणित विस्थापन, विस्थापन किसके लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो परावैद्युत पदार्थ कितना चौड़ा है, तो टी मोटाई का चौड़ा हुआ है, तो ये टी हो जाएगा। विस्थापन माने कितनी दूरी है, तो दूरी कितनी है, टी। अब हवा कितने में भरा हुआ है, इसके लिए देखिए हम लोग, या वायु कितने स्थान में है, तो हाँ, नहीं डी नहीं, कैसे डी हो जाएगा, ये टोटल जो दूरी है वो क्या है, डी है, जिसमें से आधा में टी भराया हुआ है। ये दे, आधा दूरी तक जो है वो क्या है, टी है, या टी दूरी तक क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो टोटल जो हवा है उसमें कितनी दूरी है, हवा के लिए कितना विस्थापन होगा, तो डी माइनस टी। ठीक, क्योंकि आधा दूर तक के तो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है ना। हाँ, चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, हाँ, प्लस ये ई, और इसका विस्थापन कितना है, तो विस्थापन है डी माइनस टी। ठीक, अब ये ई का मान मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं यहाँ पे, दे
ई का मान, ये ई का मान यहां रख देता हूं और ये वाले ई का मान फिर से वापस रख देता हूं। ये ई नॉट है ना, ये मान को रख दो, लिख देता हूं यहां पे समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, ये ई का मान रख रहा हूं यहां से उठा के, ये हो जाएगा ई का मान रखा यहां से दे क्यू बाई के इप्सिलॉन नॉट ए, और ये टी जस का तस, धन का धन, ई नॉट का मान फिर ऊपर से यहां से रख रहा हूं ये दे, तो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए, और ये जो दूरी है वो हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक, दोनों में हम देखते हैं कि ये क्यू के इप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन है, तो बाहर निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा, ये क्यू बाहर निकल गया, इप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, ए बाहर निकल गया, अब क्या बचा है, तो ये और ये दोनों बचे हुए हैं, ये लिख दिया, के बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा टी बाई के, ये वाला टी बचा था, ये के बचा था, धन डी माइनस टी। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे हमने V का मान पहले से निकाल चुका है, इस V के मान को उठा के यहाँ से रख देते हैं, चलो रख दें, तो C इज इक्वल टू क्यू, और इसके बदले में मान को रख दिया गया, ये वाली मान को है ना लेके रख रहा हूं मैं, तो हमको पता है कि ये क्या हो जाता है, पलट के गुणा हो जाता है ना, या अभी ऐसी रखोगे तो ऐसी रख दो, रख देता हूं मैं एक बार, ये क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, और ये हो गया टी बाई के माइनस, नहीं माइनस क्यों, प्लस, और डी माइनस टी। ठीक, ये दोनों साथ में आए हैं, तो ये पलटा देता हूं मैं, इसको पलटा रहा हूं ना, इसको नहीं ले जाऊंगा कहीं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई एक इंटू इप्सिलॉन नॉट एक, हाँ ये ठीक है, ये C का C हो गया और Q का Q हो गया, और ये V के बदले में इस मान को लेके रख रहा हूं। ठीक है, तो जब इस मान को रखूंगा तो ये मैं सीधा लेके क्या कर दिया, रख दिया। अब तो हमको पता है कि ये नीचे का जो बटा होता है या भिन्न होता है वो पलट के गुणा होता है, तो अब पलटा के गुणा कर रहा हूं, तो अभी सिर्फ मैं इसको पलटाऊंगा और इसको नीचे में ही रखूंगा ना, ये पलटा रहा हूं, देखना है इप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या हो गया बटा Q। ठीक, और ये नीचे में ही रहने दो इसको, तो ये हो गया T बटे K और प्लस D माइनस T। ठीक, ये Q Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा आंसर इप्सिलॉन नॉट ए बटा T बटे K प्लस D माइनस T। ठीक, ये हमारा एक व्यंजक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार फिर से कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकाल के क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, बता रहा हूं ना, एक मिनट। इसके बाद हम लोग देखते हैं धारिता इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई टी बाई के प्लस डी माइनस टी आया हुआ है हमारा। इसमें से हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये जो नीचे का पद है उसको हम जमा दिए डी माइनस टी, इसको पहले लिख दिए ये, और ये टी प्लस के को बाद में लिख दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस नीचे हर पे 3 पद हैं, पहला डी है, माइनस टी है और टी बाई के है। इसमें से 2 पद जिनमें टी है उसमें से हम टी को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये दोनों में से टी कॉमन निकल गया, माइनस टी को कॉमन निकाला हूँ, ये माइनस टी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, चूंकि टी निकल चुका है इसलिए 1 बच गया। यहाँ प्लस में से माइनस निकला हुआ है तो इसलिए माइनस बच गया, और टी के बदले में फिर से 1 बच गया, तो ये बच गया। इस प्रकार से हमने देखा कि एक आंशिक परिवर्ती पदार्थ की उपस्थिति में किसी संधारित्र की धारिता के लिए यह भी व्यंजक है C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।